हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में क्लास 10th के विज्ञान चैप्टर नंबर 4 के अभ्यास के प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, अभ्यास से पहले जितना भी प्रश्न था उन सभी प्रश्नों का वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देखें और अपने तैयारी को मजबूत कर लें, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न छपने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभ्यास का पहला प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, इसमें कितने आबंध होगा? यानी कि 6 सहसंयोजक आबंध होगा, 7 सहसंयोजक आबंध होगा, या 8 सहसंयोजक आबंध होगा, या 9 होगा। तो इसका सही उत्तर है, इसमें जो सहसंयोजक आबंध होंगे वो 7 होंगे। ठीक है, यानी कि C कितना होगा? 2 होगा, और चारों तरफ जो होगा वो H होगा। ठीक है, तो कितने आबंध हो जाएंगे? 1 हो गया यहाँ पे, 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजक आबंध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ब्यूटेनॉन चतुष्कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? तो इसका प्रक्रियात्मक समूह जो होता है वो कीटोन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या ईंधन आर्द्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। यानी खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली पर अगर काले रंग का धब्बा जमता है, यानी कि जिसको हम लोग कालिख बोलते हैं, वो अगर लग रहा है तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। CH3Cl, यानी कि हम लोग क्लोरोमीथेन बोलते हैं इसको। ठीक है, CH3Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन में आबंध निर्माण का उपयोग कर सह संयोजक आबंध की प्रकृति समझाना है। ठीक है, तो CH3 में 3 आबंध कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जुड़े होते हैं, और एक एकल बंध कार्बन व क्लोरीन के बीच होता है। यानी कि इसमें 3 जो आबंध होगा वो क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन के बीच होगा, और एक आबंध जो होगा वो कार्बन और क्लोरीन के बीच होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। पहला नंबर है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। ये इधर संरचना सूत्र है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। और सल्फर में कितना होता है? तो सल्फर में 6 होता है। ठीक है, तो 2 इधर लगा दिए हैं और 2 ऊपर लगा दिए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, और साझा करके एक अष्टक बना दिया। इसका संरचना सूत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का सूत्र क्या होता है? तो C2H6 होता है और CO होता है। ओके, और इसका संरचना सूत्र यहाँ पे C कितना हो जाएगा इसमें? तो C टोटल यहाँ 2 हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा। तो C टोटल कितना हो जाएगा? 3C हो जाएगा। चारों तरफ H लगा देंगे और डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा देंगे? O लगा देंगे। तो ये संरचना सूत्र हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र दिया गया है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में साझा करके एक यौगिक बनाया है, यानी कि प्रोपेनॉन यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन यानी कि F2 यानी फ्लोरीन का जो बाय इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें लिख दिए हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आपस में साझा कर रहा है। ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके अष्टक बना करके F2 बना रहा है, एक प्रकार का यौगिक बना रहा है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। समजातीय श्रेणी क्या है
उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसका उत्तर है कि कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता होती है तथा किन्हीं दो लगातार यौगिकों के बीच CH2 इकाई और आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 14 यूनिफॉइड का अंतर होता है, उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, दोनों के बीच में, ये तीनों के बीच में क्या है, CH2 का अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। तो सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर अंतर देख लेते हैं। इधर है एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH होता है, और एथेनोइक अम्ल का सूत्र जो होता है वो CH3COOH होता है। आपको ध्यान में रखना है। पहला अंतर है कि इसका क्वथनांक जो होता है वो 351 केल्विन होता है, और एथेनोइक का जो क्वथनांक होता है वो 391 केल्विन होता है। और नंबर 2 में इसका गलनांक जो होता है 156 केल्विन होता है, जबकि एथेनोइक का गलनांक जो होता है वो 290 केल्विन होता है। नंबर 3 में इसका गंध अच्छा होता है, यानी एथेनॉल का गंध अच्छा होता है, और एथेनोइक का गंध जो होता है वो तीक्ष्ण होता है, यानी तीखा होता है। ठीक है, अब रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर देख लेते हैं। तो पहला अंतर है कि यह सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन एथेनोइक अम्ल जो होता है सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। नंबर 2, यह उदासीन होता है, लेकिन एथेनोइक अम्ल जो होता है अम्लीय होता है। एथेनॉल जो होता है लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह जो होता है एथेनोइक अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। उत्तर कि साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं। नंबर 1 लंबी हाइड्रोजन कार्बन पुंज, और नंबर 2 छोटा आयनिक सिरा। लंबी हाइड्रोजन कार्बन पुंज जो होता है जल में घुलनशील नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग जल विरागी कहते हैं। जबकि आयनिक सिरा जो होता है, छोटा आयनिक सिरा जो होता है वो जलरागी होता है, क्योंकि यह जल में घुलनशील होता है। यहाँ पे इस चित्र की मदद से समझ सकते हैं, साबुन का 2 भाग होता है। ये छोटा आयनिक सिरा जो होता है जलरागी होता है, जबकि पीछे वाला जो पूंछ वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, जल विरागी होता है। चलिए, लिखा है कि साबुन के अणु का आयनिक भाग जो होता है जल में घुल जाता है, जबकि लंबी हाइड्रोजन कार्बन पुंज जो होता है वो जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिसके कारण हाइड्रोकार्बन का सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनने के कारण, जिसमें जल विरागी पुंज जो होता है गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि आयनिक सिरा जो होता है वो गुच्छे के सतह पर होता है। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि साबुन का सफाई का प्रक्रिया किस तरह से होता है, उसका क्रियाविधि समझाइए। तो देखिए, यहाँ पे कपड़ा का एक मैल लिए हैं, और ये साबुन का आयनिक भाग है, ये जो जल में घुलनशील है, और यहाँ पे ये जल में अघुलनशील है। ठीक है, तो इसका पीछे वाला जो पुंज होता है वो जल में अघुलनशील होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जल विरागी बोलते हैं। यह जो होता है मैल के साथ आकर के चिपक जाता है। जब अचानक इस पर चोट मारते हैं या कपड़े को पटकते हैं या वॉशिंग मशीन में इसको हम लोग डालते हैं, तो यह क्या होता है कि जल के साथ में भागने लगता है। ये जलरागी जो होता है, यानी आयनिक सिरा जो होता है, छोटा आयनिक सिरा जो होता है वो जल के साथ भागने लगता है। तो इसके साथ में पीछे वाला जो पूंछ इसका है ना, ये भी इसके साथ में खींचा जाता है। तो इस प्रकार से कपड़े का जो मैल होता है वो साफ हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि कार्बन एवं
उसके यौगिक के दहन से अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए। उत्तर है कि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के घुलनशील लवण होते हैं, जो साबुन से अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ बनाती है। इसी अघुलनशील पदार्थ के कारण आसानी से झाग नहीं बनता है तथा साबुन को अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। उत्तर है कि हम जानते हैं कि साबुन क्षारकीय प्रकृति की होती है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो हम समझ जाएंगे कि साबुन जो होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो उत्तर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अनुप्रयोग, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी यानी कि डालडा बनाया जाता है। वनस्पति तेल में हाइड्रोजन डालते हैं और निकेल या पैलेडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वनस्पति घी यानी कि डालडा का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8 और C3H6 और C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया है। तो उत्तर, CH3H6 तथा C2H2 के साथ संकलन योग अभिक्रिया होती है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। ठीक है। तो यहाँ पे C3H6 और C2H2 का संरचना सूत्र दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है कि मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो उत्तर है कि मक्खन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि खाना बनाने वाले जो तेल होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। और इसका परीक्षण देख लेते हैं कि ब्रोमीन जल द्वारा दो अलग अलग प्रणाली लेकर एक में तेल तथा दूसरे में मक्खन लीजिए और दोनों प्रणालियों में ब्रोमीन जल का बूंद डालकर गर्म करने से तेल वाले प्रणाली में ब्रोमीन का रंग जो होगा वो उड़ जाएगा, जबकि मक्खन वाले जो बर्तन होगा या प्रणाली होगा उसमें रंग नहीं उड़ेगा। इस प्रकार से इसका हम परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है, साबुन की सफाई की प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। दोस्तों इससे पहले हम लोग साबुन के बारे में जान चुके हैं। ठीक है। तो उत्तर देख लेते हैं कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोजन कार्बन पुंज तथा छोटी आयनिक सिरा वाला पुंज। ठीक है। इसका सूत्र होता है C15H31COONA, C17H33 और COONA। आयनिक सिरा जो होता है जल में घुलनशील होता है, जबकि ये लंबी हाइड्रोजन कार्बन का जो पुंज होता है वो जल में अघुलनशील होता है, इसीलिए इसको हम लोग जलविरागी बोलते हैं। जबकि जो आयनिक सिरा होता है जो जल में घुलनशील होता है, इसे हम लोग जलरागी कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जब पानी में साबुन को डाला जाता है तब जलरागी सिरा में घुलनशील तथा जल विरागी सिरा जल में अघुलनशील परंतु तैलीय मैल, वसा इत्यादि में घुलनशील होता है। किसी कपड़े पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोजन कार्बन का जो पुंज होता है वो जल के बाहर होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छ बनने के कारण जिसमें जल विरागी पुंज गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा
गुच्छे की सतह पर होती है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाती है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है। आगे देख लेते हैं। तथा आयन विकर्षण के कारण वह विक्षेपित नहीं होता है, अतः मिसेल में तैरता मैल रगड़ने या पीटने से आसानी से हट जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।